स्कॉलर कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को दिस और दैट का प्रयोग बताएंगे कि दिस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और दैट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिस माने यहाँ, तो दिस का प्रयोग निकट या पास की एक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें निकटता प्रकट होती है। तो दिस का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर किसी बेजान वस्तु के लिए जिसमें निकटता प्रकट होती है। जैसे प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट मीन्स यानी एग्जाम्पल, उदाहरण, यह एक सेब है। तो उपरोक्त वाक्य में यह शब्द में एक पास की निकटता प्रकट की गई। अगर जो प्रेसिडेंट है, जैसे यह एक कलम है, तो ये पास के लिए बताया गया है, यह एक किताब है। तो इसी प्रकार दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए किया जाता है जिसमें दूरी प्रकट होती है। तो दैट का प्रयोग हमेशा दूर की वस्तु के लिए, जैसे वह एक कलम है या वह एक किताब है, तो इसमें दूरी बताई गई है। उपरोक्त वाक्य में ये दूरी बताई गई है। नंबर 3, इस तरह के वाक्यों में क्रिया इज का प्रयोग किया जाता है, यानी दिस और दैट के साथ में हमेशा क्रिया इज का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, दिस और दैट के साथ में ऑब्जेक्ट हमेशा एक वचन का आता है। प्यारे बच्चों, दिस दैट के साथ में हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट आता है वो हमेशा सिंगुलर ही होता है, प्लूरल नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, वाक्य में आए हुए एक शब्द की अंग्रेजी ए या एन लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि यह एक सेब है, तो एक शब्द के लिए हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो अब हम बताएंगे आपको कि ए का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी भाषा में 5 स्वर यानी बोबिल होते हैं। तो जिस शब्द का पहला अक्षर बोबिल होगा, तो उससे पहले आए हुए एक शब्द की अंग्रेजी एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि एप्पल है, तो एप्पल शब्द में ए शब्द आया है एक के लिए। एप्पल में ए जो है वर्ड है, लेटर है, तो वो क्या है, बोबिल है। तो इसलिए बोबिल से पहले एक की अंग्रेजी क्या आएगी, एन आएगी, क्योंकि ए ई आई ओ यू ये 5 बोबिल हैं यानी स्वर हैं, ए ई आई ओ यू। अब हम इसको जो है वाक्यों के रूप में अलग अलग बताएंगे। जैसे जो सेंटेंस के भाग होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो मैं आज बात कर रहा हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो सकारात्मक वाक्य होते हैं, सकारात्मक वाक्य। तो हम इसके बाद में क्या है कि अनुवाद बनाने के नियम, कि हम अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करें, किस तरीके से करें, तो इसके बारे में हम नियम बता रहे हैं। तो इस तरह के साधारण वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले हम दिस या दैट लाते हैं। जब हम इस तरीके के साधारण वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, दिस या दैट लाएंगे, जो सब्जेक्ट के स्थान पर, कर्ता के स्थान पर होता है। उसके बाद में क्या है कि फिर उसके बाद जो है, उसके बाद क्रिया इज लाते हैं, फिर ए या एन लाते हैं, और अंत में ऑब्जेक्ट यानी कर्म लाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये आपको हमने बनाने की विधि बताई। अब हम फार्मूला लिखेंगे, तो फार्मूले में क्या है, सबसे पहले दिस या दैट लाते हैं, दिस या दैट।
चाहे तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिख लें, अगर सब्जेक्ट ना लिखें तो दिस या दैट भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस इज प्लस ए या एन प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्लस का जो निशान लगा होता है, प्लस के मतलब होता है पहले ये चीज आएगी, फिर ए आएगी, फिर ए आएगा और उसके बाद में ए आएगा। तो इस तरीके से क्रमबद्ध हम सूत्र में इसको लिखते हैं और उसके बाद हम ट्रांसलेशन इसी के आधार पर जोड़ते जाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन्स माने यानी एग्जाम्पल, उदाहरण। तो देखिए यहाँ एक सेब है, तो यहाँ ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ की जगह पर दिस क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी आपका ये कर्ता हो गया है। उसके बाद एक क्रिया हो गई है, उसके बाद ये जो है आपका आर्टिकल है, ये एन जो है वो आर्टिकल है, ये विशेष है, और अंत में जो ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा दिस दैट के साथ में हमेशा जो है वो क्या आता है, सिंगुलर में ही आता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही है और अगला इससे आगे हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे और क्रमबद्ध बताते रहेंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।